सब ठीक ठाक हो? बहुत अच्छा। बहुत बहुत स्वागत आपको गया गाइडेंस प्रोग्राम में। मैं आशुतोष कुमार प्रसाद, केमिस्ट्री टीचर, सहदेव हाई स्कूल कमालपुर टेकारी का टीचर हूँ। आपको क्रैश कोर्स 12th का केमिकल काइनेटिक्स का 1 लेक्चर वीडियो हमने बना रखा है, आप लोग देखे भी होंगे। नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट को हम आज कंप्लीट कर रहे हैं क्रैश कोर्स के रूप में, जिसमें कि हम आप लोगों को बहुत कुछ क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे और रिमेनिंग जो टॉपिक्स है उसको भी कवर करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, जिसमें हम आप लोगों को सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को बतलाए थे। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर रिएक्शंस को हमने कंप्लीट किया था, जिसमें कि टाइम पीरियड निकालने का भी दिया था। हाफ लाइफ भी निकालने के लिए हम लोगों ने इक्वेशंस बनाया था। तो एक क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर से, जो अमूमन आता है एग्जामिनेशंस में, खास करके पूछता है। तो एक क्वेश्चंस हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर से। nth ऑर्डर सेकंड ऑर्डर को नहीं के बराबर पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर से बहुत बार पूछा है। तो फर्स्ट ऑर्डर का एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर का एक क्वेश्चंस है, कैलकुलेट टाइम पीरियड फॉर डिसइंटीग्रेशन या डिसोसिएशन ऑफ PCl5 फ्रॉम 500 मोल पर लीटर टू 300 मोल पर लीटर, which K is equal to 0.25 into 10 to the power -2, इतना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं बच्चा लोग, टाइम पीरियड इज इक्वल टू आता है 2.303 बाई के, फर्स्ट ऑर्डर का के, डिसोसिएशन अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिख देगा फर्स्ट ऑर्डर के अनुसार डिसोसिएशन से, ठीक है। तो 2.303 के लॉग NO बाई A, ऐसा हमने बता रखा है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO बाई A, क्लियर है। नेक्स्ट है T इज इक्वल टू 2.303 बाई K, व्हाट इज वैल्यू ऑफ K या 0.25 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू NO। इनिशियल अमाउंट कितना है भाई, कितना है 500, देख लो एकदम क्लियर है। और बाई फाइनल अमाउंट, लॉग छूट गया, लॉग 500 बाई कितना हो गया बच्चा लोग, कहाँ है 300, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लोगे। इस प्रकार से इक्वेशंस हमने दे रखा, वैल्यू भी पुटअप कर लिया और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसी ढंग का क्वेश्चंस आप लोगों को देगा। फिर एक और क्वेश्चन से देखते हैं, एक और क्वेश्चन से देगा, थोड़ी सी आपको मूव करके देगा, कैसे बनाओगे उसको हम आपको दिखला देते हैं, ठीक है। ये इसी ढंग का क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं देता है। और फिर एक्सप्रेशंस कैसे आता है उसको भी आप लोगों को बतलाया ही है। क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन है A से B, अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार है, फर्स्ट ऑर्डर के अनुसार है, इज 30 सेकेंड हाफ लाइफ दे दिया, ठीक है। कैलकुलेट टाइम पीरियड टू डिसोसिएट या टाइम पीरियड टू रिएक्ट 1600 मोल पर लीटर टू 40% कंप्लीशन, क्लियर है। ऐसे करके देख लो। तो हम लोग इसको देख लेंगे क्या क्या है। टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग NO बाई A, क्लियर है, ठीक। हम लोग पढ़े थे जो टाइम पीरियड हाफ लाइफ होता है वो 0.6932 बाई के होता है, ऐसा पिछले क्लास में बतला रखा है। तो के का वैल्यू देख लो, के बराबर कितना हो जाएगा,
के बराबर कितना हो जाएगा 0.6932 बाई क्या कर देंगे ई हाफ। क्लियर है? तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2.303 बाई 0.6932 को हम 0.7 रख लेते हैं। उतना नहीं रखना क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आपको परेशानी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशंस है ना, एग्जामिनेशंस में हम लोग बच के ना चलेंगे, थोड़ा अपनी टाइम को भी सेव करेंगे। एनोट कितना है? इनिशियल अमाउंट 1600 मोल पर लीटर है और कितना परसेंट कंप्लीट हो गया 40%। तो 1600 का कितना लिख देंगे 40%। ए से एक खत्म हो गया, 2 640 इतना 40 पर इतना कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना 16 मतलब बचा कितना भाई? तो 1600 माइनस 600 ये रिमेनिंग अमाउंट है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे हम लोग क्या कर लेंगे, उसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप कर लेंगे और फिर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2.303 द टाइम पीरियड 30। अब मिनट में देगा तो समय भी मिनट में आएगा, सेकंड में देगा तो सेकंड में आ रहा है। यदि सेकंड में जा रहा है इसका मतलब कि रिएक्शन फास्ट है, तो ये फास्ट रिएक्शंस है। 2.303 हाफ लाइफ पीरियड 30 इंटू लॉग 1600 बाई इतना माइनस कर लोगे 1600 कितना आ जाएगा 964 इतना आ जाएगा। यहाँ बाई कितना लिख देंगे 0.7। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे टाइम पीरियड निकाल लेंगे। क्लियर? एकदम क्लियर? इसी ढंग का क्वेश्चन देगा आपको, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है, जरा देख लीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन कर रहा है द टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट। देखो क्रैश कोर्स है ना, इसलिए हम आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे ताकि एग्जामिनेशंस में इन सबों में से कोई किसी भी ढंग का क्वेश्चन देता है तो तुम लोग बहुत इजीली उसको कवर करो। द टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट 500 मोल पर लीटर टू 200 मोल पर लीटर इज, गलत लिख दिए। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्शन ए से बन गया, बी इज 50 मिनट में दे दिया था, इसका मतलब कि मिनट में है, एक अभी पहले मिनट में होगा 50 मिनट। द हाफ लाइफ की हाफ हमने लिखा है, हाफ लाइफ इज 120 मिनट इतना दे रहा है, 120 मिनट दे रहा है। फाइंड अमाउंट रिमेन आफ्टर reaction in above period for initial amount यहाँ पे दे दे रहे हैं, इनिशियल अमाउंट 200 मोल पर लीटर। बच्चा एकदम क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड में जरा देख लीजिए। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्शंस ए टू बी इज 50 मिनट, द हाफ लाइफ 120 मिनट। फाइंड अमाउंट मतलब रिमेनिंग अमाउंट को पूछ रहा है फॉर इनिशियल अमाउंट इज इतना बाहर, यहाँ पे दे देगा फर्स्ट ऑर्डर, सारे आपको फर्स्ट ऑर्डर का ही देगा, सेकंड ऑर्डर वगैरह नहीं देगा। ठीक है, 11th फर्स्ट ऑर्डर, 12th फर्स्ट ऑर्डर को प्रेफर करता है। उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 में जाओगे तो फिर आगे भर पूछेगा। तो वैसे तो हम nth ऑर्डर बता ही चुके हैं आपको, पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो या कहूँ पर भी हो, वो इम्प्लीमेंट करोगे हो जाएगा, कहूँ पर भी कोई परेशानी नहीं होगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2.303, फिर क्या हो गया बच्चा, फिर हो गया के लॉग इनिशियल अमाउंट बाई रिमेनिंग अमाउंट। क्लियर है? टाइम 50 मिनट का पूछ रहा है, 2.303 यहाँ टी हाफ इंटू के इज इक्वल टू क्या था, के इज इक्वल टू 0.69 मतलब 7 कर देते हैं, 0.7 बाई ऊपर कर देते हैं टी हाफ इंटू लॉग ए नॉट बाई ए। क्लियर है? एकदम क्लियर। 50 इंटू 0.7 बाई 2.303
इंटू 50 इंटू 0.7 बाई 2.303 इंटू यहाँ पे जरा देख लो कितना दे रहा है, हाँ यहाँ पे देखो 120 हो गया, इतना लिख दिए इज इक्वल टू क्या कर देंगे लॉग A0 बाई ए। क्लियर है। तो अब हम लोग लॉग A0 बाई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 बाई 2.303 इंटू 120। अब हम लोगों को बोलोगे कैलकुलेट करने के लिए, हम सीधा है इसको लगभग 2.4 करके निकाल देंगे या 2.2 करके निकाल देंगे, ठीक है। तो अब A0 बाई ए इज इक्वल टू क्या चला जाएगा, एंटी में चला जाएगा, एंटी, ठीक है। 35 बाई 2.303 इंटू 120। बच्चा आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, केवल वैल्यू को हम लोगों को इस ढंग से पुटअप करना है। क्लियर, बहुत अच्छा। यही सब क्वेश्चंस देगा, इससे आगे क्वेश्चंस नहीं देगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत इजी देगा, ठीक, बहुत इजी देगा। चलिए अब एक आता है टर्म, क्या आता है, क्वेश्चंस देता है व्हाट इज, जरा देख लीजिए, व्हाट इज स्यूडो ऑर्डर बाय द वे पूछ दे तो क्या करोगे। तो कहा जाता है वैसा केमिकल रिएक्शंस जिसका ऑर्डर हम लोगों को ज़्यादा महसूस हो, लेकिन एक्चुअल जब हम कैलकुलेट करना शुरू करें तो देखें कि ऑर्डर उसका क्या हो गया, कम हो गया। तो वैसे केमिकल रिएक्शन जिसका कैलकुलेटिव कंडीशंस में सम ऑफ पावर ज़्यादा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में क्या आ जाए, कम आ जाए, तो उसको हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। जैसे जरा देखो, जैसे हम लोग इसको देखें, हाइड्रोलिसिस, खास करके हाइड्रोलिसिस दिखलाया जाता है RCOOR प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इट डिसोसिएट एज RCOOR प्लस RCOOH प्लस ROH। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो रेट इज इक्वल टू K इंटू क्या लिख दोगे, RCOOR पावर 1 इंटू H2O टू द पावर 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना महसूस हो रहा है बच्चे, कितना महसूस हो रहा है, 2। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या हो गया बच्चे लोग, R इज इक्वल टू K RCOOR इंटू, इस पर डिपेंड करता नहीं, 0। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना हो गया, 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कितना महसूस हो रहा है हम लोगों को, 2 महसूस हो रहा है। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम लोगों को ज़्यादा महसूस हो, मतलब हम लोग को दिखाई दे ज़्यादा, लेकिन एक्चुअल में वो क्या हो, कम हो, तो इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। अब इसी को किसी ढंग से और भी यदि रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे C12H22O11 प्लस, इसका हाइड्रोलिसिस भी दिखला सकते हो, इसका भी यहाँ पे, इसका भी हाइड्रोलिसिस में इसी ढंग की फेनोमेना होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइमेटिक एसिड, और वो डिसोसिएट करेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ऐसे करके देख लोगे, ठीक है। R इज इक्वल टू K, यहाँ पे C12H22O11, इसी पर ही डिपेंड कर रहा है, इसी पर डिपेंड कर रहा है, H के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 1। देखने में कितना लग रहा है, 2 लग रहा है, ठीक है, 2 लग रहा है। अब जरा देख लो, तुम लोग ऐसे देखे होगे, ऐसा इसको हम एक एग्जाम्पल्स दिखला रहे हैं, जरा देखना ऐसे C3H7COOC2H5 प्लस H2O इन द प्रेजेंस H प्लस, ठीक है। इसका डिसोसिएशंस इस ढंग से होता है, ठीक है। तो देखो अब ईस्टर है, ईस्टर में पानी मिला करके उसको हम लोग हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज में तो तोड़ रहे हैं, तोड़ेंगे तो डिसोसिएट करके एसिड बनाएगा और अल्कोहल, एसिड बनाएगा तो C3H7COOH, इसका ये एसिडिक पार्ट है, ये C3, बच्चा लोग ऐसे ही ना होता है, तुम लोग देख लो, OC2H5 ऐसे यहाँ से आयोनाइज होगा, और यहाँ पे H2O का OH आएगा, और जैसे ही ये देगा ये लिबरेट आउट बाहर, मतलब यहाँ पर क्या मेरा बन जाएगा C2H5OH। क्लियर है।
तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस देखोगे तो R इज इक्वल टू के, केवल इसी पर डिपेंड करेगा, C3H7 COO C2H5 Q to power 1, इसी पे रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि केवल इसका जो रेट है केवल स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, H2O पर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसी वजह से इसको हम लोग सीधे ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर? क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चल रहे हैं बच्चा लोग, जरा देखते हैं आगे की स्थिति, आगे के बातों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब तुम लोग को ऐसे कह देगा फाइंड नहीं, द करेक्ट वैल्यू ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेक्ट वैल्यू क्या होगा? पहला मोल पर लीटर सेकंड -1, दूसरा मोल पर लीटर के जो पावर -2 सेकंड -1, तीसरा मोल पर लीटर पे पावर 0 सेकंड -1, और फोर्थ नंबर में मोल पर लीटर पे पावर -3 सेकंड -1। अब यहाँ से तुम लोगों का ऑर्डर तो हम बताएंगे। R इज इक्वल टू होता है ना, R इज इक्वल टू होता है ना K इंटू मोलर कंसेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग देखते थे, तो ऐसा से यदि जीरो ऑर्डर के देखेंगे तो ये तो पूरी तरह खत्म हो जाता है जीरो ऑर्डर के लिए। तो K बराबर क्या बचा? केवल R बचा, मतलब मोल पर लीटर बचा, मोल पर लीटर। तो ये कौन सी ऑर्डर के लिए हो गया? जीरो ऑर्डर के लिए हो गया। तो हाँ, ये तो जीरो ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर का पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मतलब मोल पर लीटर इज इक्वल टू के पर लीटर इंटू पर सेकंड, ये भी तो होता है ना रेट बराबर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर की पावर 1। बच्चा यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया। के बराबर क्या हो जाएगा? सेकंड -1 यहाँ पे। ठीक है, साफ पता चल रहा है मेरा, चला गया, जीरो है उस पर, मोल पर लीटर पे पावर 0 है, मतलब नहीं है, और क्या, और फिर केवल सेकंड -1। क्लियर हो गया बच्चों लोग? ऐसा ही एक ऑब्जेक्टिव में देगा आपको, बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रॉब्लम नहीं देता है, आसान देता है। ठीक है, अब जरा बच्चा देखोगे, कुछ बातें आप लोग समझने की कोशिश करोगे। अब उसको हम लोग थोड़ी देर आपको बतलाएंगे, पीछे की बातें याद करवाएंगे। कहता है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करता है। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा तो उसका पुराना बॉन्ड डिसोसिएट होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशंस होता है, ये ना होता है। मतलब यदि हम लोग देखें, यदि तुम लोग जानते होगे A2 है और प्लस B2 है, तो इस केस में बोलोगे ना भाई कि तुम्हारा ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट हो गया, तुम्हारा ये बॉन्ड डिसोसिएट हो गया, और यहाँ नया बॉन्ड का फॉर्मेशंस हो गया, तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशंस हो गया। तो इसी को ना हम लोग कहते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शंस हुआ है। ठीक, तो जब ये आपस में मिल रहा है, मिल करके अपना पुराना बॉन्ड को तोड़ रहा है, तोड़ करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो इस पे कुछ अलग से एक थ्योरी दिया गया जिसको कहते हैं कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी, देखो हिंदी इंग्लिश की कोई बातें नहीं है, आप लोग बहुत आसान से इसको समझ जाओगे। कॉलिजन थ्योरी हम पूरी तरह आप लोग को वैसा समझा देंगे जिसमें कोई परेशानी नहीं हो, और आप लोगों को हम केवल ब्रशअप कर रहे हैं। तो कॉलिजन थ्योरी में बोला गया कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें होती है। और इम्पॉर्टेंट बातें क्या है? तो कहता है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो आपस में उन दोनों टक्कर खाते हैं। ठीक है, टक्कर खाता है तो पुराना बॉन्ड ब्रेक होता है, नया बॉन्ड का फॉर्मेशंस होता है। तो जो टक्कर खाते हैं वो दो बातों पर डिपेंड करता है। दो फैक्टर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है, मतलब 2 फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है? तो जरा देख लो बच्चे लोग, उसमें कहा गया, एक कहा गया ओरिएंटेशन, मतलब कि जब आपस में टक्कर खा रहा है तो दो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। यदि दो फैक्टर, मतलब एक है कि भाई ऐसा होना चाहिए, और एक है कि इतना एनर्जी होना चाहिए। जब ये दोनों फैक्टर मिलेगा तभी आगे रिएक्शंस होगा, मतलब इन दोनों एक रुकावट की तरह है। जब रुकावट पार कर लिए तो फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस हो जाएगा। तो रुकावट कौन कौन सा है? तो एक रुकावट को कहते हैं, जरा देखो क्या नाम देंगे, ओरिएंटेशन बैरियर।
ओरिएंटेशन बैरियर। और सेकंड में कहते हैं हम लोग, सेकंड में कहते हैं एनर्जी बैरियर। मतलब हम कह सकते हैं कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो रिएक्शंस को आगे बढ़ने के लिए दो प्रकार की रुकावटें होती है। यदि ये रुकावटें वो क्रॉस कर गया तब फिर पुराना बॉन्ड डिसोसिएट होगा और न्यू बॉन्ड का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। जो दो प्रकार की रुकावटें हैं इस थ्योरी में बोला गया, जो दो प्रकार की रुकावटें हैं, कौन कौन सी रुकावटें? ओरिएंटेशन बैरियर और फिर कौन सी बैरियर? एनर्जी बैरियर। तो फर्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं ओरिएंटेशन बैरियर। शायद आप लोग बच्चे जानते होंगे इस बैरियर में कहा जाता है कि देखिए आप इसको तो देख रहे हैं, ए और ए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ए और ए है, और फिर यहाँ पर कौन है? बी और बी है, ऐसे बी और बी है। तो जब इन दोनों आपस में ऐसे करके टक्कर खाता है, मान लो टक्कर खाया तो पता चला कि इसका सर से टक्कर ओ खाया और इसका सर और इसके सर आपस में दोनों टक्कर खा गए, और दोनों टक्कर खा गए तो दोनों फिर जा करके इधर उधर फैल गया। यदि मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स में देखा गया कि जो टक्कर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं इलास्टिक कॉलिजन और दूसरे को कहते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन्स। तो यहाँ पे मान लो कि इलास्टिक कॉलिजन्स होगा, टक्कर खाया, ए उधर फेंकाया, ए इधर फेंकाया, किसी प्रकार का बॉन्ड का डिसोसिएशन नहीं हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पे यदि आमने सामने में यदि इस ढंग से टक्कर खा रहा है तो ये अच्छा ओरिएंटेशन में टक्कर नहीं खाया, मतलब बॉन्ड टूटने का कोई चांसेस वांसेस नहीं है, और जब बॉन्ड टूटने का चांसेस नहीं है तो प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार के बैरियर, इस प्रकार के टक्कर को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर कॉलिजन या इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अब जरा देखो बच्चा, ऐसे ए है और यहाँ पे ए है और इधर से आ गया, ऐसे करके टक्कर मारने के लिए आ गया। कौन आ गया बच्चे लोग? बी। अब बताओ, मारेगा ऐसा करके धक्का ना कि इसको पकड़ के क्या कर देगा? हिला देगा, मतलब हिला के देगा, उसको बर्बाद कर देगा, तोड़ देगा। इसका मतलब अब बहुत इजी चांस है कि इसकी बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा, और इस ढंग से जब टक्कर खाएगा तब चांस होगा कि हाँ रिएक्शंस होगा। और इस प्रकार के टक्कर को कहते हैं कैसा बच्चा लोग? प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब हम कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे की रिएक्शंस के लिए। यदि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में है तो वहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का कोई चांसेस नहीं होगा, और यदि प्रॉपर ओरिएंटेशंस में है तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशंस का मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन तुम लोग देख लिए। सेकंड में कहता है एनर्जी बैरियर। जरा इसको अच्छे से देखना, एनर्जी बैरियर। ठीक है, हम एनर्जी बैरियर, तो हम आप लोगों को बतलाएं कि एनर्जी बैरियर में सबसे पहले हम लोगों को एक चीज सीखना है जिसको कहते हैं हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कहा जाता है कि हमारे नेचर में जितने भी सबस्टांस पड़े हुए हैं हमारे आसपास में, हमारे नेचर में जो भी सबस्टांस पड़ा हुआ है, हर एक सबस्टांस के पास सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास एनर्जी है। मेरे पास जैसा ही एनर्जी खत्म होगा हम यहाँ पे गिर जाएंगे, मतलब हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। कोई भी सबस्टांस यहाँ पे पड़ा हुआ है तो उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। जो एनर्जी होता है उसको हम लोग कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जितने भी सबस्टांस है हर एक सबस्टांस के पास सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी है, उसको हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो ठीक है, अच्छी बात है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। तो अब जरा देखो, मान लो कि मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारे नेचर में ऑक्सीजन है और यहाँ पर ए आपका मार्कर है, ऑक्सीजन इससे टक्कर खा रहा है लेकिन इसको जला नहीं पा रहा है। तब जलेगा जब इसकी एनर्जी एक सर्टेन लेवल तक क्या हो जाए? पहुंच जाए। जैसा ही इसको गर्म करके यहाँ पहुंचा देंगे, ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करेगा, इसको जला करके CO2 H2O में बदल देगा। इसका मतलब कि हर एक सबस्टांस को रिएक्ट करने के लिए एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी होता है, कम से कम उतना एनर्जी चाहिए और उतना एनर्जी मिल जाता है तभी वो कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है। कभी कभी देखे हो ना, तुम अपने से देखो ना भाई, अपने से जरा देखो, जैसे 4 व्यक्ति है, उसको एक को जा करके ऐसे करके एक थप्पड़ मारो तो देखेगा क्यों मारा, दूसरे को देखोगे, तीसरे को देखोगे, तो दो थप्पड़ 3 थप्पड़ लगाओगे तो चौथा थप्पड़ में बोलेगा क्यों मार रहे हो, बदमाशी क्यों कर रहे हो, ऐसे करके तब जा करके एक्शंस लेगा। अब दूसरे व्यक्ति के पास देखोगे तो खाली उसके पास खड़ा होगे तो तुमको डांट देगा या फिर पीटना शुरू कर देगा। मतलब कि
पर्सन है, व्यक्ति ही है, लेकिन एक तुरंत भर में गर्म हो जा रहा है और एक क्या हो रहा है, थोड़ी देर के बाद वो अपना रिएक्शन से दे रहा है। तो इसका मतलब कि कोई सबस्टांस है, ऐसे ऐसे करके सबस्टांस है, एक ए है और एक बी है, तो केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए इसको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसका एनर्जी, इसके पास इसको एनर्जी यहाँ तक चाहिए, इसको भी यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक एनर्जी चाहिए। तो यहाँ तक एनर्जी चाहिए तो देखा गया कि कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जिसके पास इतना एनर्जी है, इतना लेवल का एनर्जी है, कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जिसके पास इतना लेवल का एनर्जी है। अब इसको रिएक्शंस करवाना है तो हमको इसको गर्म करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक गर्म करना पड़ेगा। अब जब इसको देखोगे तो इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना पड़ेगा, इसको ये तुरंत गर्म हो जाएगा, मतलब तुरंत यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि इसके पास पहले से एनर्जी पड़ा हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो वैसा एनर्जी कम से कम वैसा एनर्जी जिसको पाने के बाद कोई भी रिएक्शन से शुरू होता है, मतलब इतना प्राप्त कर लेगा तभी कोई भी रिएक्शन से कंप्लीट होगा। तो जो यहाँ पाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है, यहाँ पाने के लिए यहाँ पा लेगा तभी रिएक्शन होगा। तो यहाँ पाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है उसको हम लोग कहते हैं, क्या नाम देंगे बच्चा, थ्रेशोल्ड, क्या नाम दे देंगे, एनर्जी, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। तो इस प्रकार से कहा गया कि जरा देख लो, मान लिया जाए कि इतना है, कोई सबस्टांस है जिसका नाम है ए, मान लो बच्चा लोग हो तो बच्चा है, यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट हो गया। अब ए हो गया एग्जाम, एग्जाम हो गया, एग्जाम के लिए एनर्जी, एग्जाम एनर्जी। अभी तुम बच्चा हो, तुम्हारे पास एनर्जी क्या है, कम है। अब तुम गए टीचर के पास, टीचर तुमको एनर्जी देना शुरू किए, यहाँ तक बेचारा दिए और जा करके तब तुम्हारा यहाँ एनर्जी पहुँचा और बहुत अच्छा से तुम लोग एग्जाम दिए और फिर पास हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक जो एनर्जी की जरूरत पड़ रहा है ना, इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं, कौन सी एनर्जी, SHOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब कोई पूछेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो वैसा कम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, कम से कम वैसा एनर्जी जिसको देने के बाद, यहाँ तक देने के बाद कोई भी केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है और फिर वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। तो जो एनर्जी प्राप्त करने की ज़रूरत होती है, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो एनर्जी की कम से कम एनर्जी की जो ज़रूरत है, उसे एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो देखो, एक बच्चा ऐसा है, एक बच्चा यहाँ है, एक बच्चा यहाँ है, इसको यहाँ प्राप्त करने के लिए यहाँ यदि ये बच्चा है, स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 2 है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा कम एनर्जी होता है, इसमें टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसका एनर्जी बहुत क्या होता है, ऊपर होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब एवरेज काइनेटिक की एनर्जी ज़्यादा होता है, हमको कम मेहनत करना पड़ेगा, तुरंत रिसीव कर लेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी को। तो हम कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी वैसा एनर्जी हो गया जिसको देने के बाद कोई भी केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, शुरू होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट होता है। और जो हम लोग यहाँ पे देते हैं ना, जो टीचर आपको मेहनत करके दे रहे हैं, उसी को कहते हैं हम लोग, नाम क्या दे दिए बच्चा, एक्टिवेशन, क्या नाम दे दिए, एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे लिखते हैं, EA से। मतलब हम कह सकते हैं कि द एनर्जी प्रोवाइडेड, वैसा एनर्जी जो दिया गया हो किसी भी सिस्टम को, कोई भी सबस्टांस को, कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, वैसा एनर्जी दे, इतना एनर्जी दे कि वहाँ पहुँच जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास पहुँच जाए। तो जो एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे जो एनर्जी सप्लाई करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हम कह सकते हैं कि तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसमें हम लोगों को कम मेहनत करना पड़ेगा। क्यों कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी और इसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बीच में यहाँ पर क्या है, गैप कम है। तो बच्चा लोग, अब कोई कह देगा एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब EA बराबर क्या लिख दोगे, EA बराबर क्या लिख दोगे बच्चा लोग, तो हम कह देंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस कौन सा एनर्जी कह देंगे, मान लो ये एनर्जी है 1200 हो गया, ठीक है। और इसके पास है पहले से एनर्जी 500, तो हम लोग कितना किए, सप्लाई कितना किए, 700। तो एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग 700 दिए, एक्टिवेशन एनर्जी बराबर कितना कर देंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी माइनस कौन सा एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब हम लोग को एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी बराबर एवरेज काइनेटिक एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी।
ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, सप्लाई की एनर्जी टू रिसीव टू अचीव, कहाँ अचीव करने के लिए, कहाँ प्राप्त करने के लिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होता है उसको हम लोग कौन सा एनर्जी कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब जब तक थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त नहीं करेगा तब तक रिएक्शंस नहीं होगा, मतलब वो रुकावटें हैं। मतलब किसी को यदि मान लो कि 500 जूल यहाँ पे 500 जूल यहाँ पहुँचना है तो हमको इसको 499 तक देखते रहेंगे ना तो रिएक्शंस नहीं होगा, जैसा ही 500 पहुँचेगा तब फिर रिएक्शंस शुरू हो जाएगा। तो कम से कम वैसा एनर्जी जिसको देने के बाद रिएक्शन शुरू हो जाता है उस एनर्जी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कह दिए। जो अपना एनर्जी होता है नीचे में, जो अपना एनर्जी पड़ा हुआ होता है उसको हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और जो यहाँ तक पहुँचने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो बच्चे लोग, इसको जरा हम इसको दिखलाते हैं, ऐसे करके दिखलाते हैं, एक ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ऐसे करके हम लोग ग्राफ को दिखला रहे हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दिखला रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी हो गया, क्लियर है, अच्छा से लिखा, ए बच्चा लोग एनर्जी हो गया, और ए हो गया प्रोग्रेस ऑफ क्या हो गया, रिएक्शंस की प्रोग्रेस हो गया। ठीक है, अब जरा देखो, मान लो ए है और बी है, ए के पास अभी एनर्जी कितना है 200, और रिएक्शंस होने के लिए कितना चाहिए बच्चा लोग, 1200 एनर्जी चाहिए। तो मान लो ये 100 है, यहाँ 200 है, तो 200 हो गया। ए एनर्जी किसका एनर्जी हो गया, ए का हो गया। इस एनर्जी को कौन सा एनर्जी कहा दिया बच्चा लोग, कौन सा एनर्जी, ए का है। कौन सी एनर्जी कहा दिया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसको वहां पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, तो 1200 के पास, मान लो ये 1200 है। ठीक है, ये 1200 है, ये कौन सा एनर्जी हो गया बच्चा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब इसको हम लोग एनर्जी देना शुरू किया, जैसे जैसे रिएक्शन होना शुरू हुआ, आगे बढ़ना शुरू किया, और दिए एनर्जी, और दिए एनर्जी, और दिए एनर्जी, और दिए एनर्जी, तब जाकर के यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँचा। तो फिर उसके बाद ए वाले, ए और ए आपस में दोनों टक्कर खाया, थोड़ी समय के लिए मिल करके रहता है। इस मिल करके रहने को कहते हैं ट्रांजिशन फेज या ट्रांजिशन स्टेट। थोड़ी समय के लिए रहता है और उसके बाद इसका बॉन्ड टूट जाएगा और इसका बॉन्ड फिर डिसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद होता क्या है, अब दोनों आपस में मिल करके ए और बी को बनाएगा, और जब ए और बी को बनाएगा तो ए और बी को बनेगा तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इतना ही पे आकर के रुक जाता है, इतना ही पे आकर के रुक गया। तो इसका मतलब एक किसका एनर्जी हो गया बच्चा, एक किसका एनर्जी हो गया, एनर्जी ऑफ किसका हो गया, प्रोडक्ट का एनर्जी हो गया। इसका मतलब कि अभी वो इतना एनर्जी रखे हुए है, प्रोडक्ट इतना एनर्जी रखे हुए है। जब कोई भी सब्सटेंस रिएक्टेंट की तुलना में एनर्जी को रख लेता हो, मतलब अपने पास रखे हुए, तो उस रिएक्शंस को कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब जो यदि ऐसा रिएक्शंस होगा तो कौन सी रिएक्शंस होगा, ए से बी बन गया तो कौन सी रिएक्शंस होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा, क्योंकि वो अपने पास एनर्जी रखे हुए है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एनर्जी को क्या करता है, लूज आउट कर देता है। इसका मतलब कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अपने एनर्जी को और कम कर देता है और फिर नेचर में अपने आप स्टेबल फॉर्म में रहता है। तो ये भी क्या हो गया, एनर्जी ऑफ किसका हो गया, प्रोडक्ट का हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये भी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। यदि यहाँ पे आकर के रुका है तो यदि यहाँ पे ए आकर के रुक गया तो इसका मतलब कि वो इंडोथर्मिक फेनोमेना को शो किया है, और यदि यहाँ पे आ गया मतलब इससे भी कम हो गया, रिएक्टेंट से भी कम हो गया, तो वो एक्सोथर्मिक फेनोमेना को शो किया है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक इंडोथर्मिक प्रोडक्ट और एक एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट। इंडोथर्मिक प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होगा और एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगा, ऐसे। अच्छा, अब देखो बच्चा, यहाँ से ये कौन सी एनर्जी, बताओ, कोई भी बच्चा बता सकता है ये एनर्जी कौन सा है? अरे भाई, ये शुरू वाला एनर्जी है, ये यहाँ पहुँचने के लिए एनर्जी, और इतना हम सप्लाई किए। बोलो कौन सा एनर्जी, जल्दी बोलो। हाँ, सही बात है, इसको कहते हैं ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस प्रकार से ग्राफ है, और ग्राफ से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन यदि हो रहा है तो कैसे कैसे करके हो रहा है। दिस वन थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहीं पर ट्रांजिशन स्टेट आता है। ये प्रोडक्ट की एनर्जी, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका एनर्जी ज़्यादा होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका एनर्जी कम होता है। क्लियर। अब मान लो कि कोई केमिकल रिएक्शन है, ए से बन गया बी, ए से बन गया बी बन गया। अब इसमें मिला दिए, किसको मिला दिए, कैटलिस्ट को मिला दिए।
तब क्या होगा? तो कैटलिस्ट करता है क्या ना कि उसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी उतना पहुंचने का होता है वो क्या कर देता है, कम कर देता है। मतलब जो हमको एक्टिवेशन एनर्जी उतना ज़रूरत है देना, वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इसका मतलब अब कैटलिस्ट मिला देंगे तब क्या होगा, यही होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट कहाँ पे पहुंच जाएगा, इसी जगह पे पहुंच जाएगा। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया वो कम कर दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट वैसा सब्सटेंस होता है जो प्रोडक्ट को नहीं बदलेगा, प्रोडक्ट वही रहेगा एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, लेकिन वो क्या करेगा, इसके एनर्जी को कम कर देगा, रिएक्टेंट के एनर्जी को रिएक्टेंट के एनर्जी को कम कर देगा। कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। जल्दी सा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को प्राप्त कर लेगा, जल्दी सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, एकदम क्लियर। चलिए, तो ये थ्योरीज था कोलिजन्स थ्योरी। और जैसे जैसे यहाँ पे कोलिजन्स थ्योरी में बोला गया कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगा तो वहाँ पे दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, एक को कह दिए ओरिएंटेशन बैरियर, दूसरे को कह दिए एनर्जी बैरियर। क्लियर है, क्लियर। चलिए, ठीक है। उसको R = डायरेक्ट F × Z करके रिप्रेजेंट करता है, ऐसे DA बाई dt यहाँ पे कोलिजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, = F × Z करके रिप्रेजेंट करता है उसको। देखे होंगे, ठीक। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, इसको देखते हैं थोड़ा सा। एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जरा देख लिया जाए बच्चे लोग, देखने में कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी में बोला गया कि हम यदि कोई रिएक्टेंट किसी वेसल्स में पड़े हुए हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल वेसल्स में पड़े हुए हैं, तो ये देखा गया कि इसमें 3 प्रकार के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका एनर्जी बहुत कम होता है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होता है जिसका एनर्जी मॉडरेट होता है, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होता है जिसका एनर्जी हाई होता है। आप ही लोग के क्लास में देखते होंगे ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है। बोलोगे भी तो बहुत जल्दी सुनेगा नहीं और बहुत कम कभी कभी ध्यान देता है, तो वो बच्चा का एनर्जी बहुत कम होने की वजह से बहुत उसका मार्क्स वगैरह भी कम रहते हैं। तो लो एनर्जी वाले बच्चे, एक है कि मॉडरेट है, सेकंड क्लास का बच्चा है, मॉडरेट हो गया, और एक क्या है कि थोड़ी सी टीचर बताएंगे तो तुरंत वो पकड़ लेगा, तो हाई क्लास का बच्चा हो गया, हाई एनर्जी वाला बच्चा हो गया। मतलब हम लोग के क्लास में 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। तो उसी प्रकार से बोला गया कि यहाँ पे यदि मॉलिक्यूल है 100 मॉलिक्यूल है, तो इसकी संख्या मान लो कि 10 ऐसे बच्चे हैं जिसका बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है 100 बच्चे में, तो हम लिखेंगे 10/100। तो हम लोग लिखते हैं n/n0, इसकी संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शंस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि इसकी जो नंबर्स हैं उसको हम लोग फ्रैक्शंस के रूप में रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। और उन्होंने एक ग्राफ को ड्रॉ किया, ग्राफ को ड्रॉ करके बतलाया कि यहाँ पे जरा देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे करके लिख दीजिए n/n0 फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चा लोग, क्या हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है। तो देखोगे क्या कि ऐसे इसका उन्होंने बोला कि देखिएगा तो इसका ग्राफ ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, क्लियर, ऐसे रहता है। नहीं, मज़ा नहीं आया क्योंकि बोर्ड है छोटा, हम लोगों को संभल करके बनाना है। देखो बच्चा, ऐसे करके उन्होंने बोला कि देखिए, इतना जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो लेवल एनर्जी वाले होते हैं, इतने जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, मॉडरेट वाले होते हैं। सेकंड डिवीजन वाले बच्चे का संख्या बहुत ज़्यादा होता है, और ये कैसा होता है, हाई एनर्जी वाले बच्चे होते हैं, मतलब बोला गया कि यदि किसी वेसल्स में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं तो उसमें 3 प्रकार के मॉलिक्यूल्स होगा, मॉडरेट लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, मॉडरेट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, और एक हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उन्होंने ऐसे करके ग्राफ खींच करके दिखला दिया और उन्होंने बतला दिया कि देखिए, लो एनर्जी वाले की संख्या ऐसे होती है, सबसे ज़्यादा सेकंड डिवीजन वाले बच्चे की संख्या ज़्यादा, इसलिए इतना पढ़ना है कि इधर पहुंचो, इधर, समझे। तो हाई एनर्जी मॉडरेट वाला, और फिर ये कौन सा, हाई एनर्जी वाले बच्चे की संख्या ज़्यादा होता है। अब देखो, मैक्सवेल ने बोला यदि टीचर मेहनत करेगा मतलब गर्म करे, यदि ए है और बी है जिसका एनर्जी कम है, तो हम लोग क्या करें, गर्म करें। कैसे गर्म करें, थोड़ा सा ऐसे गर्म करें,
ठीक है, गर्म करें, जैसा ही गर्म करते हैं एनर्जी इसका क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो थर्ड डिवीजन वाला है वो किधर भागेगा, सेकंड डिवीजन वाला है वो किधर भागेगा, फर्स्ट की तरफ में। मतलब ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा, उधर शिफ्ट करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हाई एनर्जी वाले की संख्या अब क्या हो गई, बढ़ गई। लो एनर्जी वाले की संख्या कम गई, सेकंड डिवीजन वाले की संख्या कम गई, हाई एनर्जी वाले की संख्या बढ़ गया। क्लियर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि हम देखें T1 और ए कौन सा है T2, तो इसके हम ऐसे लिखेंगे T2, मतलब T1 से ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, टेम्परेचर किसका होगा, T2 का। जैसे जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड करते गए वो शिफ्टिंग उधर हो गया, ग्राफ शिफ्टिंग हो गया, राइट साइड में हो गया। तो मैक्सवेल ने बोला कि जैसे जैसे हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते जाएंगे, जो शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ है वो राइट साइड में होगा। फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, लो एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मॉडरेट कन्वर्टेड इनटू हाई एनर्जी जोन्स where the chances for formations of product is maximum percentage, सबसे ज्यादा परसेंटेज के रूप में होता है। और इस प्रकार से रिएक्शंस आगे बढ़ते हैं। क्लियर मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशंस का एनर्जी का ग्राफ क्लियर है बच्चा, बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट जरा देख लिया जाए, अगला देख लिया जाए एक साइंटिस्ट के जिसका नाम था अर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, जरा देखोगे। ठीक, अर्हेनियस को हम दिखला रहे हैं। अर्हेनियस इक्वेशंस, इन्होंने बोला कि जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शंस है, ए से बन गया बी और टेम्परेचर मान लो है अभी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका के का वैल्यू कुछ होगा। ठीक है, जैसा ही इसको कर दोगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका के का वैल्यू कुछ और होगा। इसका मतलब K1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा K2, डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके वैल्यू हमेशा फिक्स होगा। यहाँ पर चेंज करते रहो, 2 मोल कर दो, 10 मोल कर दो, 1000 मोल कर दो, यहाँ कुछ और बने, लेकिन के का वैल्यू फिक्स होगा। के का वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स होगा, तो फिक्स होगा। लेकिन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जैसे ही फ्लक्चुएट करेगा ये भी फ्लक्चुएट कर देगा। तो उन्होंने टेम्परेचर से रिलेटेड, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से रिलेटेड के की वैल्यू के लिए एक इक्वेशंस दिया। इस इक्वेशंस को कहते हैं अर्हेनियस इक्वेशंस। कौन सा इक्वेशंस का देंगे, अर्हेनियस इक्वेशंस का देंगे। ठीक है, अब अर्हेनियस इक्वेशंस जरा देख लीजिएगा कौन सा इक्वेशंस है। अर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने बोला के एक इक्वेशंस दिया जो हुआ के बराबर E टू द पावर माइनस EA बाई RT। उन्होंने एक सिंपल सा इक्वेशंस दे दिया, इस इक्वेशंस को कहते हैं अर्हेनियस इक्वेशंस। उन्होंने बोला दिस वन इज वेलोसिटी कांस्टेंट, दिस वन इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कितने आपस में कोलाइड कर रहे हैं। E जो एक्सपोनेंट है, EA एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने बतलाया, R जो है गैस कांस्टेंट, T जो है टेम्परेचर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln K इज इक्वल टू ln A माइनस क्या लिख देंगे EA बाई RT, ऐसे करके लिख देंगे। क्लियर है बच्चा। अब इसको यदि लॉग में बदलना चाहोगे तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिख देंगे, ln K ln x इज इक्वल टू, तुम लोग जानते होगे बेस 10 में 2.303 log x, ऐसे करके देखा होगा बेस 10। तो हम लोग लिखेंगे log बेस 10, लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग लिख दोगे। देखो 2.303 लिख दिया और लॉग लिख दिया तो समझ जाएगा सब कोई। log क्या k इज इक्वल टू ln 2.303 log a माइनस EA बाई क्या हो गया बच्चे लोग RT हो गया। 2.303 से डिवाइड कर दो, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA बाई 2.303 RT। दिस इज इक्वेशंस गिवन बाई अर्हेनियस। अर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा इक्वेशंस दिया था, इस इक्वेशंस को हम लोग अर्हेनियस इक्वेशंस कहते हैं। और दो डिफरेंट टेम्परेचर लेकर के भी रिप्रेजेंट किया है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दिखाया है, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग दिखला देते हैं। ठीक है, कि कैसे आप लोग को दिखलाई दे रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा। तो एट टेम्परेचर T1 कर दो, तो क्या कर देंगे log K1, फ्रीक्वेंसी फैक्टर वही होता है, वो चेंज नहीं होता है, इज इक्वल टू log A माइनस एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी केमिकल रिएक्शंस का जो होना, कैटलिस्ट डालोगे तब ना चेंज होगा भाई, टेम्परेचर पे थोड़ी ना चेंज होगा, तो ये वही रह जाएगा 2.303 R इंटू T1, ए फर्स्ट इक्वेशंस के रूप में हो गया। और फिर अलग टेम्परेचर पे उन्होंने दिखलाया, नेक्स्ट टेम्परेचर पे उन्होंने रख करके बतलाया। तो हम लिखेंगे log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 R T1, एक T2 सॉरी, ए कौन सा हो गया सेकेंड इक्वेशंस पे। अब उन्होंने बोला कि सेकेंड में से 1 माइनस कर दो और ऐसे दिखला दीजिए।
तो log k, अच्छा से लिखा, log k2 माइनस log k1 इज इक्वल टू log a माइनस log a माइनस EA बाई 2.303 RT2। क्लियर है? माइनस है, माइनस और माइनस EA बाई 2.303 क्या हो गया बच्चा, RT1, ऐसा हो गया। क्लियर? तो अब क्या लिख दें, लॉग, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं k2 बाई क्या कर दें k1, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं लॉग k2 बाई k1 इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाता है सेम वैल्यू होने की वजह से। क्लियर? अब क्या हो जाएगा, ये बाई इतना इतना, ठीक है। तो क्या कर दे, लॉग नहीं, लॉग तो खत्म हो गया, EA बाई क्या किया जाए 2.303 RT1 माइनस EA बाई 2.303 RT2 क्या हो जाएगा, log k2 बाई k1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, EA बाई 2.303 इंटू R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। इस प्रकार से उन्होंने एक इक्वेशन दे दिया। इस इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं कौन सी इक्वेशंस, अर्हेनियस इक्वेशंस। क्लियर है? अर्हेनियस इक्वेशंस दे दिया। क्लियर? ठीक हो, चलिए अब जरा देखो एक क्वेश्चंस देख करके हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चंस, फाइंड वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, फाइंड टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच Q1 at which velocity constant value changes from 2.5 into 10 to the power minus 2 to 1.25 into 10 to the power minus 1 for EA बराबर 2303 जूल, हैविंग R बराबर कितना हो गया 8.31, whose initial temperature चेंजेस K1 के लिए हो गया और एक किसके लिए हो गया K2 के लिए। इनिशियल टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है बच्चा? अच्छा, तो हम लोग इसको देख लेंगे, लॉग K2 कितना हो गया, K2 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 बाई 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू EA का वैल्यू कितना हो गया 2.303 जूल में है, किलो जूल में था तो 1000 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2.303, R का वैल्यू 8.31 इंटू 1 बाई टेम्परेचर, शुरू वाला टेम्परेचर कितना है, शुरू वाला टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27,300 कैलोरी माइनस 1 बाई क्या कर देंगे T2। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, क्या चीज़ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, T2 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है एकदम? चलिए बहुत अच्छा। अब देखा गया एक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिकुलरिटी कहा जाता है कि मॉलिकुलरिटी
एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, वो प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है, मतलब हम लोग वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, थियोरेटिकल वैल्यू है, जिसमें कहा जाता है कि एक बार में जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, टक्कर खाते हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। जैसे जरा देख लो, PCl5 डिसोसिएट होगा PCl3 प्लस Cl2, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, तो हम कह देंगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1 हो गया। अब यहाँ पे मान लो A है, B है, यहाँ पर बना दे रहा है X बना दे रहा है, तो एक मॉलिक्यूल इसका आपस में कोलाइड कर रहा है और कोलाइड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको हम लोग कह देंगे, तो इसे हम लोग कह देंगे कि इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, जरा देख लीजिए, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन से देख लेते हैं हम लोग मॉलिक्यूलरिटी पे। चलिए, देखा क्या गया कि जब कोई केमिकल रिएक्शंस है, ए से बन रहा है बी, तो ओनली 1 मॉलिक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जब एक मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल होगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, तो हम कह देंगे कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होता है। इसका मतलब कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है और कोलाइड करके प्रोडक्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो एक बार में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, वह उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। तो अब यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल हुआ, तो हम कह देंगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1 हो गया। यदि 2 मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल होगा तो उसको हम लोग कह देंगे 2 हो गया। 3 हो गया तो 3 मॉलिक्यूल होगा रेस्पॉन्सिबल, तो उसको कह देंगे मॉलिक्यूलरिटी इसका 3 है। ठीक है, कहा जाता है कि रिएक्शंस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं एलिमेंटर रिएक्शंस, मतलब और एक होता है सम अप रिएक्शंस। सभी का सारे एलिमेंटर रिएक्शंस की सम अप की वैल्यू, जैसे मान लिया जाए 2A + 3B आपस में मिल करके बना रहा है C + D का फॉर्मेशन कर रहा है, तो देखा गया यहाँ पे देखा गया कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे A है और यहाँ पे B के साथ कंबाइन किया, यहाँ बनाया X जो है B के साथ कंबाइन किया, बनाया Y जो है A के साथ कंबाइन किया, बनाया Z जो है B के साथ कंबाइन किया और तब बनाया C प्लस क्या बना दिया, D बना दिया। देखा गया कि इस प्रकार के रिएक्शंस, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट होता है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो डिफरेंट स्टेप में कंप्लीट होता है। जो एक स्टेप में कंप्लीट होगा उसको हम लोग कह देते हैं एलिमेंटर रिएक्शंस, और उस एलिमेंटर रिएक्शंस में जितने मॉलिक्यूल से आपस में कोलाइड करेगा या जितने मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, वह उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। तो यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, यहाँ पे वह उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गया। अब यदि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो एक बार में सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने का चांसेस बहुत कम है। मतलब क्या है कि जरा देखो, ए से A है और B है, यहाँ पे A और B प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस को करता है A और B। जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस करेगा तो आपस में मिल करके क्या बना देगा, C और D। ठीक है, तो जब ये C और D बनाएगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, C और D, तो देखा गया कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर खा रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो उसका एलिमेंटर रिएक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे 2A और 3B आपस में डायरेक्ट कॉलिजन्स एक बार में कोलाइड नहीं कर पा रहा है, एक बार में कोलाइड नहीं कर रहा है। 2A और 3B एक बार में कोलाइड नहीं कर रहा है, बल्कि वो स्टेप वाइज में कोलाइड कर रहा है। तो स्टेप वाइज में कोलाइड करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस करता है, जिसमें देखा गया कि कुछ स्टेप जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, कुछ स्टेप स्लो होते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो
स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड्स करता है और तब वो जाकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे तुम लोग देखोगे कि यदि कोई साइकिल बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पे साइकिल बनता है तो एक यूनिट में घंटी बन रहा है और घंटी एक दिन में 1 लाख बन जा रहा है। दूसरे यूनिट में घंटी उसका पैंडल बन रहा है, एक दिन में 50,000 बन जा रहा है। तीसरे यूनिट में उसका पहिया बन रहा है। चौथे यूनिट में बहुत सारा चीज़ एकदम बहुत हाई स्पीड से बन रहा है। लेकिन एक यूनिट वैसा है जिसमें उसका सीट, बैठने वाला सीट एक दिन में एक ही बन रहा है, तो हम कह देंगे कि महीना में कितना साइकिल बन करके तैयार होगा, 30 ही साइकिल बन करके तैयार होगा, उससे ज़्यादा बन करके तैयार नहीं होगा। तो ये देखा क्या गया, तब ये देखा क्या गया कि आपस में हम कह सकते हैं कि जो साइकिल बनने का रेट है मात्र 30 है और टोटल का टोटल डिपेंड कर गया कि सीट कितने बन रहे हैं, जो क्योंकि वो बहुत स्लो स्टेप में हो रहा है, बहुत स्लो रिएक्शंस में कंप्लीट हो रहा है, तो स्लो स्टेप में वो जा करके उसका सीट को बना रहा है। इसी वजह से पूरा साइकिल उसी पर डिपेंड कर गया कि साइकिल बनने का जो रेट है वो 30 ही हो रहा है एक महीने में, भले वो बाकी सब 1 लाख पहुंच जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो स्लो स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यदि कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं तो वो स्टेप वाइज कंप्लीट होता है, स्टेप वाइज कंप्लीट होकर के वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसी स्टेप को हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और वही प्रोडक्ट को बनाएगा। मान लो कि ये क्या हो गया, फास्ट हो गया, ये क्या हो गया, फास्ट हो गया, और ये कैसा हो गया, स्लो हो गया, और ये भी वेरी फास्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन से यदि डिपेंड कर गया तो इसी स्टेप पर डिपेंड कर गया। और बाकी ये सब जितने भी होते हैं एलिमेंटरी रिएक्शंस कहला गया, एलिमेंटरी रिएक्शंस कहला गया, ये भी एलिमेंटरी रिएक्शंस कहला गया, ये भी एलिमेंटरी रिएक्शंस कहला गया। एलिमेंटरी रिएक्शंस में जितने मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर खाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। हम कह देंगे कि यहाँ पर हम लोग को 2 दिखलाई दे रहा है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखने में लग रहा है कि T3 और 2 5 हो जा रहा है। तो कल समाप्त करोगे इसको ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पे x से x कटेगा, y से y कटेगा, z से z कटेगा, तो कितना हो गया 2a प्लस 1b 2b 3b जरा देखो स्टेप वाइज हुआ और जाकर के क्या बना दिया c प्लस क्या बना दिया d बना दिया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है टोटल स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो एक बार में जितने मॉलिक्यूल्स एलिमेंटरी रिएक्शंस के जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो एक डिफरेंसेस आता है बच्चा जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और दूसरे को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंसेस अमूमन पूछेगा, ये VBI क्वेश्चंस के रूप में रहता है, इसको आप लोग याद कर लोगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, तो हम बतलाए थे R बराबर K A की पावर, यहाँ पर जितने भी होंगे वो N की वैल्यू इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है और मॉलिक्यूलरिटी कैसा कंसेप्ट है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, थियोरेटिकल है, थ्योरी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। लेकिन ये बेचारा जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो एक बार में 2, एक बार में 3 से ज़्यादा का चांसेस मिलने का बहुत कम होता है। मतलब इसमें जब भी होगा मॉलिक्यूलरिटी तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 नहीं होगा, फ्रैक्शंस में नहीं होगा। मॉलिक्यूलरिटी में हम लोग देखते हैं कि एक टोटल का टोटल ए जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एक्सपेरिमेंट के आधार पे, मतलब ये हम लोग एक कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में करके देख सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग केवल एज्यूम कर सकते हैं, मतलब इसमें स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात नहीं होती है और इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बातें होती हैं। मॉलिक्यूलरिटी केवल एक प्रकार के होते हैं कि केवल भाई मॉलिक्यूलरिटी है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा और देख करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चा लोग कैटालिसिस। कैटालिसिस हमने आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री में बतलाया है, जिसमें हम आपको बतला दें कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है और उस रिएक्शंस को हम लोगों को फास्ट करना है या स्लो करना है तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस की ज़रूरत होता है। जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस की ज़रूरत होता है उसको हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं। तो जो कैटालिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शंस को स्लो कर सकता है या तो फास्ट कर सकता है। कैटालिस्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट, दूसरे को कहते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट फास्ट अप कर देता है रिएक्शंस को, नेगेटिव कैटालिस्ट स्लो अप कर देता है केमिकल रिएक्शंस को।
फिर कैटलिस्ट जो होते हैं वो सरफेस प्रोवाइड करता है कोई भी केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ने के लिए, और वहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस को कंप्लीट करता है। मतलब कैटलिस्ट रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस को करने के लिए, ठीक है। इसी में एक टर्म आता है जिसको कहते हैं फोटो सेंसिटाइजर। फोटोसेंसिटाइजर बच्चा लोग, यदि कोई केमिकल, खास करके फोटोसेंसिटाइजर वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है, जहाँ पे लाइट के आधार पे, मतलब लाइट की ज़रूरत हो, वैसे रिएक्शंस में फोटोसेंसिटाइजर की ज़रूरत होता है। जैसे यहाँ पे CH4 है और HCl2 है, तो इस जगह पे हम लोगों को जब सनलाइट देते हैं तो रिएक्शंस होने में बहुत समय लगता है, इसलिए यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस की ज़रूरत होता है। खास करके यहाँ पे Hg की हम लोग ज़रूरत, Hg वेपर के रूप में भेजते हैं। वो Hg क्या करता है, सनलाइट को रिसीव करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और अपने एनर्जी को धीरे से इसको ट्रांसमिट कर देगा। और धीरे से जैसे ही ट्रांसमिट करेगा, इसकी पुराना बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल्स के रूप में वो कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी एनर्जी बढ़ी हुई होगी। उसी प्रकार से जब ये इससे, यदि कोई बर्तन में इन दोनों को मिला करके रखोगे, Hg यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आपस में तो Hg जब वो मूव करेगा तो Hg से तो टक्कर खाएगा, और जैसा ही टक्कर खाएगा वो एनर्जी इन सबों को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, दे देगा। उसी प्रकार से जब CH4 इससे टक्कर खाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी, इसकी भी एनर्जी बढ़ जाएगी और यहाँ फ्री रेडिकल इसके एक बॉन्ड को तोड़ देगा और तोड़ करके इसकी एनर्जी बढ़ी हुई होगी और फिर वहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करेगा। तो फोटोसेंसिटाइजर वैसा सब्सटेंस होते हैं जो अपनी एनर्जी को अगले को ट्रांसमिट करता है और रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है। जैसे हम ही लोग देखो ना, हम लोग कपड़े को यदि धूप में रखे सुबह से लेकर के शाम तक, गर्मी के दिनों में 10 बजे से रखो और 3 बजे इसको हाथ में ऐसे कपड़े को लेकर के आओ, कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन इतने बड़ा लोहा को लो और सुबह 10 बजे रखो और शाम में उसको हाथ पर लेकर के आओ, पता चला देगा कि हाँ हम लोहा हैं। इसका मतलब वो एनर्जी को ऑक्युपाई करके रखा हुआ है, ठीक है। और जैसा ही अपने पास रखे हुए हैं, उसको जहां भी रख रहे हैं वो एनर्जी दूसरे को दे रहा है। लेकिन कपड़ा क्या कर रहा है, एनर्जी उसमें आ रहा है, ट्रांसमिट कर दे रहा है, आ रहा है, ट्रांसमिट कर दे रहा है, एनर्जी अपने पास रख नहीं रहा है। तो जो एनर्जी को अपने पास रखे और फिर किसी दूसरे को दे दे, उस सब्सटेंस को कहते हैं फोटोसेंसिटाइजर, और इस रिएक्शंस, इस फिनोमेना को कहते हैं फोटोसेंसिटाइजेशंस। तो यहाँ पे Hg क्या कर रहा है, एनर्जी को रख रहा है और ये टक्कर खाएगा तो Cl2 को दे देगा, CH4 को दे देगा और इस प्रकार से रिएक्शंस को आगे बढ़ा देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे Hg फोटोसेंसिटाइजर की तरह काम कर रहा है और रिएक्शंस को आगे बढ़ा रहा है। तो हम आप लोगों को ये सारी बातें कंप्लीट किए हैं बच्चा लोग। कुछ असाइनमेंट है और कुछ बातें आपको टॉपिक वाइज हमने दिखलाया है, उसको थोड़ा सा PPT के रूप में देख लीजिए। और असाइनमेंट भी आप लोग को दिया हुआ है, उसको आप घर में बैठ करके कंप्लीट कर लो, आप लोग को बहुत फायदा होगा। तो चलते हैं हम थोड़ा इधर बोर्ड की तरफ में, टीवी की तरफ में। जरा देखो बच्चा लोग, हम लोगों ने देखा है यहाँ पे देख लिया जाए, एक केमिकल काइनेटिक का क्रैश कोर्स हमने दिखलाया है, उसको हम शुरू से थोड़ा चलते हैं, 5 मिनट का समय लगेगा, जिसमें हम लोग देख लेते हैं। जरा देखिए, केमिकल काइनेटिक का यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ आपका दिखाए हैं हम, क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस डिक्रीज इन, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कमेगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो इसका डिक्रीज होगा, इसका इंक्रीज होगा, ए का और बी का डिक्रीज होगा, सी का बढ़ेगा। तो ये हम आपको दिखाए हुए हैं। एक टोटल हमने दिखलाया है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम, इसको हमने दिखला रखा है पूरी तरह, ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस, उसको भी हमने दिखला रखा है कि वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, ये सारी बातें हमने बतला रखा है। ये सब आज की बातों को हम यहाँ फोकस करेंगे, जरा देखेंगे। हाँ, यहाँ पे जरा देख लो, ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल है, साफ पता चल रहा है, और इसका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। यहाँ पे क्या 0 नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू लिखे हुए ही हैं, ठीक है। और इसमें मैकेनिज्म वगैरह नहीं बताया जाता है, इसमें मैकेनिज्म बतलाता है, और इसके साथ साथ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को ये नहीं बताता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को बतलाता है। क्लियर है?
हम एक ग्राफ है, ग्राफ आपको बतलाए हुए हैं, एक इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का जिसमें हम दिखलाए हुए हैं वेलोसिटी कांस्टेंट का है निकालने का। इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, जरा देख लीजिए, स्लोप भी दिखलाया हुआ है यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल से दिया हुआ है। हम आपको बतला दें जितना भी डिसइंटीग्रेशन रिएक्शंस होगा, जितना भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर के अनुसार ही डिसइंटीग्रेट करता है, इसलिए याद रखना। बाय द वे कह दें कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस इज अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर या nth ऑर्डर का आप लोग फर्स्ट ऑर्डर मारोगे, ठीक है। हाफ लाइफ भी हमने दिखला रखा है, इसको हाफ लाइफ का 0.6932/k 2 नहीं लिखा है, इतना ही से आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस दिखलाया है जो कि सीडो ऑर्डर का है, इसको भी हमने आपको दिखला दिया है। ये आपका एक टोटल वैल्यू दिखलाया है। नेक्स्ट है एक टर्म है बच्चा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये देखा गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से बढ़ता है और इसका के का भी वैल्यू चेंज होता है, तो के का वैल्यू 10 डिग्री के जो डिफरेंसेस पे जो के का वैल्यू निकालते हैं, मतलब के T + 10 डिग्री और के इनिशियल, इन दोनों के रेशियोज को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। देखा गया है कि अब इसके का वैल्यू 2 या 3 के करीब करीब में आता है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से ट्वाइस हो जाता है। और जो यहाँ पे के का वैल्यू हम लोग जनरल रूप में निकालते हैं वो के 35 मतलब 35 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के रेशियोज को निकालते हैं। तो ये एक टॉपिक, ये बात को याद रखिएगा। बाय द वे क्वेश्चन आ जाए कि वैल्यू ऑफ K1/K2 इज जनरली ऑब्टेन एट व्हाट टेम्परेचर, तो यहाँ पर आपको इसको दिखलाना पड़ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ए फर्स्ट ऑर्डर का अरेनेस इक्वेशंस का है। अरेनेस इक्वेशंस में हमने दिखला रखा है K/K1 इज इक्वल टू ये बाई 2.303 R 1/T1 - 1/T2। बच्चा ये दिखला रखे, हमने दिखलाया है यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट में दिखलाते थे कि भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास सब आपस में मिलते हैं, मिल करके वहाँ पे थोड़ा समय के लिए रहता है, फिर वहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास ये काम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी हमने बतला रखा है, कैटालिस्ट में दिखला रखे है। एक ग्राफ भी हमने दिखलाया है, देखो यहाँ पे इनिशियल फेज का है, कैटालिस्ट डालने पर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस कर दिया। क्लियर? ये सारी बातें हैं, ठीक है। अरेनेस इक्वेशंस का हमने दिखला रखा है के E टू द पावर माइनस EA/RT, थ्रेशोल्ड एनर्जी वगैरह सब हमने दिखला रखा है, सारी बात। क्वेश्चन से बच्चा लोग जितने बहुत कुछ क्वेश्चन हमने दिखलाया दिया है, इसको आप क्रैश कोर्स के रूप में केवल एक बार रिव्यू पढ़ लोगे, देख लो। मेरा वीडियो देखने के बाद इसको खाली एक बार देख लोगे, बोलोगे कि सब चीज़ बताया हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट ऑफ रिएक्शंस, फॉर रिएक्शंस दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस। माइनस मीन्स डिक्रीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड प्लस मीन्स इंक्रीज अमाउंट। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन से सब हम एकदम क्रैश कोर्स के अनुसार सारी क्वेश्चंस को सेट कर दिए हैं और इसको दिखला रहे हैं। आप इसको खाली एक बार पढ़ लीजिएगा, सारा देख लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों को हम इस टोटल के टोटल क्वेश्चंस को हमने दे रखा है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ताकि आपका स्लिप नहीं करे, बहुत इजीली आप उसको कंप्लीट करिए सारे। खास करके ऑर्डर मॉलिक्यूलर की हम अंत में एक बात बोलेंगे, जिसको आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। सारा क्वेश्चन है, इसको देख लो, डिसइंटीग्रेशंस का दिए हुए, रेशियोज करके निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, टाइम पीरियड, सब चीज़ दिए हुए हैं, कितने टाइम में इसका इतना होगा। असाइनमेंट हमने दे रखा है, आप लोग इसको एक बार बनाने का समय है तो बना लीजिए आप लोग। अभी से अभी बहुत समय है, जनवरी तक है, फरवरी में होगा, तब तक कोशिश करोगे तो ये बन जाएगा। हमने दे रखा है सारा क्वेश्चंस को, इनकरेक्ट वगैरह को, सारा कौन इनकरेक्ट है कौन करेक्ट है, और फिर ये ऑब्जेक्टिव है, और उसके बाद फिर हम कैलकुलेटिव दिए हुए हैं, जरा देख लेना वहाँ पे कैलकुलेटिव है, हम उसको दिखला रहे हैं यहाँ पे, जरा देख लो। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिसमें कि शॉर्ट आंसर भी है, सारा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम कैलकुलेटिव दिए हैं, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, आप लोग एक बार देखोगे तो साफ पता चल जाएगा। देख लो एकदम साफ है, क्लियर, ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा। और यहाँ से देख लो कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है, आपके पास समय है तो ठीक है, नहीं तो हमने ऐसा क्वेश्चंस हमने बतला रखा है बोर्ड पे, इनिशियल रेट स्टेज करके, इनिशियल रेट मेथड से बतलाए हैं निकालने के लिए। और ये सब तो K1 K2 का वैल्यू है टोटल। बच्चा आप लोग एक बात ध्यान दोगे कि केमिकल काइनेटिक में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का T इज इक्वल टू 2.303/K log NO/A, इस इक्वेशंस को आप लोग ध्यान रखिए। ये इक्वेशंस कैसे हम बनाए थे उसको आप लोग भी देख लीजिए, जीरो ऑर्डर का देख लो। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी को नहीं छोड़ना है, उसको देख करके ही जाना है। और साथ साथ आपको ये बोले हैं कि जो टाइम
हाफ लाइफ पीरियड या टाइम पीरियड है, हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर का, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, एक नंबर में पूछ सकता है। उसके साथ साथ आप लोग थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी देख लेना, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़रूरी है। फोटो सेंसिटाइजर वगैरह बहुत कम पूछा है, नहीं के बराबर पूछा है, तो आप लोग इतना देखो, तब तक के लिए पढ़ते रहो। गया गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत, बाय बाय।